नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तरज्ञान। लॉकडाउन के समय में लगभग हर व्यक्ति और समाज का हर वर्ग अपनी अपनी समस्याओं के साथ सामने आ रहा है, और लेकिन इन सभी वर्गों में और सभी व्यक्तियों में एक ऐसा वर्ग है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वो वर्ग है विद्यार्थियों का एक वर्ग। पूरी दुनिया में कोरोना ने जो महामारी फैली हुई है, उसकी वजह से विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत में भी विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे प्रभावित हुआ है। भारत में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों, और न केवल विद्यार्थियों बल्कि परिवार के अन्य सदस्य जो उनके अभिभावक हैं, उनके मन में भी कई प्रकार के प्रश्न हैं कि लॉकडाउन में शिक्षा कैसे होगी, विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होगी या नहीं, उनके एग्जाम होंगे या नहीं। और इससे भी बड़ा एक प्रश्न है, वो ये है कि क्या ये लॉकडाउन ऐसे ही चला तो लॉकडाउन तक में कैसे परीक्षा होगी, और लॉकडाउन के बाद परीक्षा की स्थिति क्या होगी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे पास जो सर हैं वो डॉक्टर दर्शन पांडे सर हैं। दर्शन पांडे सर शिवाजी कॉलेज में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपसे मैं इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा, तो नमस्कार। आपसे आपकी अनुमति चाहूंगा मैं। और सबसे पहला प्रश्न जो मेरा आपके साथ यही होगा। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि आप ये बताएं, लॉकडाउन की वजह से सारी शिक्षण गतिविधियां एक तरीके से बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी सफल हो पा रही हैं इस लॉकडाउन में, ऑनलाइन क्लासेस? देखिए दिग्विजय जी, आपने भूमिका में कहा कि कोरोना के कारण से पूरा समाज, पूरा देश और पूरा विश्व आज प्रभावित हो रहा है, और ऐसे में विद्यार्थियों को अपने शिक्षण को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उसका भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में से ही रास्ता निकलता है। तो इस संकट के समय में भी उन विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उनका पाठ्यक्रम पूर्ण हो, इसके लिए उनके शिक्षक जो है लगातार ऑनलाइन माध्यम से, जिसको आप वर्चुअल क्लासेस कहते हैं, वर्चुअल जो क्लासेस की परिकल्पना है आज वो ऑनलाइन माध्यमों से साकार हो रही है। और जबकि शिक्षण, जो परंपरागत शिक्षण कार्य था, पूरी तरह ठप है, ऐसे में ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो एक वरदान के रूप में हमें दिखाई देता है। हम लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन जितना उसका सकारात्मक उपयोग अब हो रहा है, शायद वो पहले नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं, वो सभी शिक्षक जो है अपने निश्चित, जो उनको समय सारणी उनके महाविद्यालयों में निश्चित थी, उस समय सारणी पर सभी शिक्षक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो सभी शिक्षक अपनी उस समय सारणी के अनुसार जो है कक्षाएं ले रहे हैं। तो जिससे कि उनका पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का सही समय पर पूर्ण हो सके, उनको पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये ऐसा करके मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक, क्योंकि मेरा भी अपना जो अनुभव है, उस अनुभव में यही आया है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जो हम उनको बता पा रहे हैं, जो जानकारी दे पा रहे हैं, जो उनका पाठ्यक्रम पूर्ण कर पा रहे हैं, वो संतुष्ट है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। तो सर, इसी में आप ये थोड़ा और बताएं कि इससे निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई तो प्रभावित हुई है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस की, वर्चुअल क्लासेस से उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारी जो क्लासरूम टीचिंग होती थी, क्लासरूम टीचिंग का एक विकल्प है ये केवल ऑनलाइन, उसकी जगह तो ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकती, क्योंकि जो
क्लासरूम में जो शिक्षण कार्य होता है उसमें जो सहजता होती है, उसमें जो जीवंतता होती है, उसमें जो परस्पर इंटरेक्शन होता है, उसकी कमी हमें ऑनलाइन शिक्षण में दिखाई देती है। निश्चित रूप से ये समस्या तो है, बाधा भी है और ये अंतर भी है। लेकिन अब चूंकि हम मजबूर हैं, विवश हैं और हमारे पास केवल एकमात्र विकल्प यही ऑनलाइन शिक्षण ही है, तो उसको हम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, पूरी दक्षता के साथ कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हम सही कर पा रहे हैं। जी सर। तो सर एक ऑनलाइन क्लासेस तो है, शिक्षा की जो नुकसान हो रहा है लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, उसकी पूरी भरपाई तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस और उसके अलावा और क्या कदम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो कक्षाएं, शिक्षा तो पहुंच जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो विद्यार्थियों की और समस्याएं होती है, मसलन आप ले लीजिए कि नेटवर्क की भी समस्या होती है। कुछ विद्यार्थियों के पास नेटवर्क उस सुविधा वाला नहीं है। कई विद्यार्थी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा असेसमेंट देने में, प्रोजेक्ट बनाने में और टेस्ट लेने में भी दिक्कत आ रही है। इन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कैसे हो रही है? देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं वो सारी बातें सही हैं। अभी भी हम ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नेटवर्क की वजह से कक्षाओं में नहीं जुड़ पाते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो, चूंकि जिस समय लॉकडाउन हुआ उससे पहले छुट्टियां थी, एक ब्रेक था, समर जो मिड ब्रेक मिड था, सेमेस्टर ब्रेक। इस कारण से बहुत सारे विद्यार्थी अपने गांव, घर पे चले गए, गांव चले गए और उनको वापस आने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे छात्र भी हैं, ऐसे विद्यार्थी भी हैं कि वो वहां आज तक, अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। तो वहां पर उनको नेटवर्क की समस्या है, मोबाइल, किसी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो समस्या तो है। लेकिन हम उसकी भरपाई, जैसे क्लास में अगर बच्चे नहीं आ पाते हैं तो उनको हम जो अध्ययन सामग्री है उसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको हम कुछ ईमेल भेजकर, एक हमने गूगल क्लासरूम का विकल्प भी चुना है। गूगल क्लासरूम में हमने जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन सामग्री है वो सभी शिक्षक जो है वहां पर अपलोड कर रहे हैं अपनी सामग्री को वहां पर। तो विद्यार्थियों के पास जब नेटवर्क की सुविधा होती है या वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करके अपना जो है वो पढ़ाई का कार्य वो कर पा रहे हैं। तो कुछ विकल्प ऐसे हैं, नहीं तो फोन पर लगातार ऐसा भी हमने मतलब प्रयास किया है कि जो विद्यार्थी नेटवर्क से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हमें फोन के माध्यम से भी जुड़कर अपने प्रश्नों का, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। एक तरीका और अपनाया है कि जो वो तरीका खास तौर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि छोटे छोटे जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो रिकॉर्ड करके उन विद्यार्थियों को हमने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, कि उनको भेज दिया तो वो सुनकर जो है वो अपने उस जो भरपाई है कक्षा में, जो कक्षा जो 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 क्लास में टीचिंग में जो नहीं ले पाए उसकी वो भरपाई कर पा रहे हैं। तो कई ऐसे प्रकार हैं जो कि शिक्षक अपना रहे हैं जिससे कम से कम विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया जा सके, उनको बताया जा सके। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ अब अगले हम प्रश्न की तरफ चलेंगे कि ठीक है, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से हम किसी भी तरीके का प्रयास करके हम पाठ्यक्रम तो पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि अन्य भी और समस्याएं जैसे है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद परीक्षा होनी होती है, तो विद्यार्थियों की परीक्षा के संबंध में और खास तौर पर परीक्षा के परिणाम आएंगे, लेकिन परिणाम तो तब आएंगे जब परीक्षा होगी। तो इस लॉकडाउन में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मई में परीक्षाएं कॉलेज की खास तौर पे आरंभ हो जाती हैं, और जब परीक्षाएं ही नहीं हो पा रही हैं तो परिणाम कैसे आएंगे? सर, इसके बारे में कुछ बताएं कि अगर कोर्स पूरा करा लिया जाता है तो परीक्षाएं कैसे ली जाएंगी, या परीक्षा ले जाने की क्या संभावना है? देखिए दिग्विजय जी, ये चिंता पूरे विश्वविद्यालय की है, इवन की केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं है, पूरे देश में जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं उन सभी विद्यार्थियों की चिंता है। और इसी चिंता को देखते हुए यूजीसी ने एक अलग से एक कमेटी गठित की है कुछ सदस्यों की, कि परीक्षाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा
इस पर वो अपने पूरी रिपोर्ट जमा करें। उसका एक पूरा अन्य जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो ये विचार विमर्श करें कि कैसे परीक्षाओं का आयोजन होगा। कुछ एक सुझाव आए हैं, जैसे एक सुझाव ये आया था कि इस वर्ष अभी जो मई जून में परीक्षाएं होनी थी, इसमें प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं बिल्कुल स्थगित कर दी जाएं, क्योंकि वो हमारे उसी कॉलेज में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को आगे जब भी लॉकडाउन खुलता है, सितंबर में या अगस्त में या अक्टूबर में, उस समय उनकी एक निश्चित समय अवधि में उनकी परीक्षाएं ले ली जाएं, केवल प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है जारी हुआ है कि उनकी परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह में ली जा सकती हैं, और वो भी जो भी ये जो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और तमाम जो हमें नियम हैं बताए गए हैं उनका पालन करते हुए उनकी दोनों तरह की परीक्षाओं की गुंजाइश है, चाहे वो ऑनलाइन परीक्षाएं हो चाहे वो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं। सवाल ये है कि ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो प्रश्न वही आता है, बहुत सारे विद्यार्थी वही नेटवर्क की समस्या है या वो देने में सक्षम नहीं है ऑनलाइन परीक्षा। तो इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हाँ, ऑफलाइन परीक्षा होगी तो उसमें जो भी ये लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन करते हुए वो निश्चित समय अवधि में ये ऑफलाइन परीक्षाएं केवल अंतिम वर्ष के लिए होंगी, ऐसा मतलब ध्यान में आ रहा है। जी, तो सर ठीक है, तृतीय वर्ष के से संबंधित जो प्रश्न था उसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन इसी के साथ जो ये बहुत जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्योंकि अभी इस खास तौर पे सीबीएसई बोर्ड और तमाम अन्य स्कूलों के जो बच्चे हैं 12वीं क्लास के जो थे, कुछ की तो अभी परीक्षाएं ही नहीं हुई हैं और कुछ की जो परीक्षाएं हो गई हैं, तो मेरा मानना ये है कि अभी तक जब तक पूरी परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा, परिणाम भी नहीं आएगा। तो जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक नए दाखिले की कोई संभावना भी नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में दाखिला जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने में भी काफी देरी होगी। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे कि क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा वर्ष ना समाप्त हो? क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा था कि अमेरिका में 2021 तक के लिए सब बंद कर दिया गया, तो उनके यहाँ तो नया 2021 से चालू हो, तो यहाँ पर ऐसा ना हो उसके लिए क्या संभावनाएं दिखाई देती? देखिए दिग्विजय जी, ये पूरी यूजीसी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर्स हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, वो सभी इस बात को लेकर सजग हैं और चिंतित भी हैं कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं। विशेषकर जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है वो सिर्फ 12वीं को लेकर है। बाकी जो क्लासेस हैं उनको तो हमने प्रमोट कर देना है। 10वीं का भी रिजल्ट अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो वो आगे प्रमोट हो जाएंगे। जब उनका रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से उनको वो दिक्कत नहीं आने वाली है। केवल समस्या 12वीं की विद्यार्थियों को लेकर है। उसमें ये तो निश्चित है कि किसी भी विद्यार्थी का वर्ष खराब ना हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि ऑनलाइन जो एडमिशन प्रक्रिया, चूंकि पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालयों में पिछले वर्षों में होती रही है, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और वो अंडरटेकिंग के बल पर भी, यानी अंडरटेकिंग के माध्यम से भी वो एडमिशन दिया जा सकता है कि भविष्य में उनका परीक्षा परिणाम आने के बाद ही उनका वो एडमिशन कंफर्म होगा। ऐसा कुछ नियम बनाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से क्या होगा अभी ऐसा कुछ तय नहीं है। लेकिन दाखिले होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि दाखिले नहीं होंगे तो ना कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो पाएगी प्रथम वर्ष की, और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आगे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो दाखिले तो होंगे, कोई ना कोई रास्ता बीच का जरूर निकलेगा, चाहे वो थोड़ा विलंब हो सकता है। जुलाई अगस्त तक जाने की संभावना है दाखिलों की। सर इसमें जुड़ा हुआ एक जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थियों के जीवन पर तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन शिक्षकों के शिक्षण पर कितना प्रभाव पड़ा है? क्योंकि शिक्षक जो है
ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो उसमें पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ऑनलाइन में पढ़ाने का तरीका क्या बदला है, और उसकी वजह से शिक्षण करने वाले जो शिक्षक हैं उनके व्यवहार या उनके ऊपर किस प्रकार का उनकी दिनचर्या में बदलाव आया है? देखिए, जो प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ा है वही प्रभाव शिक्षक पर भी पड़ा है। मुझे लग रहा है शिक्षक अलग नहीं है इस समय। जो स्थितियां हैं वो लगभग सबके लिए एक जैसी हो गई हैं। हमने जी अपने उस कार्य को, जो हमें कार्य करना है, शिक्षण कार्य करना है, उसका एक विकल्प हमने जरूर चुन लिया है, और वो विकल्प है ऑनलाइन शिक्षण। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन टीचिंग कभी भी जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है उसका एक विकल्प मात्र हो सकता है, उसका स्थान वो पूरा ग्रहण नहीं कर सकती है। तो जो क्लास में इंटरेक्शन होता है विद्यार्थियों के साथ, जितनी सहजता होती है, जो जीवंतता होती है, आप लगातार बच्चों से जुड़े रहते हैं, उनके आई कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आप सीधे, मतलब कहते नहीं, आंखें भी बोलती हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, आपके भाव भी बोलते हैं, आपका चेहरा भी बोलता है। तो यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में वो चीजें संभव नहीं है। यहाँ विद्यार्थी जो है, आपका ना वीडियो दिख रहा है, कई सारे नेटवर्क की दिक्कत होती है तो ना वीडियो नजर आता है ना ऑडियो, सब कुछ बंद है। आप दीवार के उस पार वाली कहानी है, दीवार के इस पार आप हैं, दीवार के दूसरी तरफ दूसरी दुनिया है, तो आपको कुछ पता नहीं है कि क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जो क्लासरूम में जो बच्चों के भाव संवेदनाओं को आप समझकर, उनके इमोशंस को देखकर, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर जिस प्रकार का आप लेक्चर दे पाते हैं, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति कर पाते हैं, वो यहाँ संभव नहीं है। तो ये एक मैं कहूँगा सबसे बड़ी इसमें बाधा कह सकता हूँ। और बाकी तो ये है कि सब ठीक है, बाकी तो क्लासरूम तो क्लासेस तो ले ही रहे हैं हम लोग। तो सर इसमें मैं आपसे एक ही सवाल में दो सवाल पूछ रहा हूँ कि ठीक है, लॉकडाउन है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, शिक्षक और विद्यार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में जो तरीके बदले हैं, जिस तरीके से शिक्षा और शिक्षण का तरीका बदला है, और तो भविष्य में शिक्षा के लिए इस तरीके के परिवर्तन कितने कारगर साबित होंगे, कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? साथ ही साथ ये भी कि उच्च शिक्षा में भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और कई ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन ने तो लगभग सभी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, तो भविष्य में शिक्षा की दशा और दिशा क्या रहने वाली है, और इस प्रकार के जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उसका कितना फायदा उठाकर शिक्षा और की दशा और दिशा को सुधारने में काम किया जाएगा? देखिए, ये जो ऑनलाइन शिक्षण का कार्य है, विदेशों में तो बहुतायत में होता है। वहाँ की जो विदेश जो विकसित जो देश हैं, जहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि तकनीक के मामले में चूंकि बहुत आगे हैं वो, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, वहाँ पर हर विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको सहज बनाती हैं। जहाँ तक भारत की बात है, हम लोग अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी शिक्षा का दीपक जलाने की जरूरत है। और बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ के बच्चे जो है अभी शायद स्कूल नहीं जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत बड़ी जनसंख्या है। इस कारण से हम उनको, अपने देश को दूसरे देशों के मुकाबले अगर रखकर देखेंगे तो शायद हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी ये एक अवसर मिला है हमें तकनीक के साथ जुड़ने का, तकनीक की शक्ति को पहचानने का, तकनीक में दक्षता प्राप्त करने का। हम लोग बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उदासीन होते हैं, तकनीक से डरते रहते हैं। आज की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हम लोग ऐसे समय में क्यों नहीं अपने उस स्किल को अपना बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसे तकनीक से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसको विद्यार्थी इस समय में सीख सकता है, अपने अंदर उसको विकसित कर सकता है, और उस तकनीक के माध्यम से आने वाले समय में वो विदेश
में जो पढ़ रहे छात्र हैं उनको आंखें तरेड़ सकता है, मतलब उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। तो ऐसा एक अवसर है और इस अवसर को हमें सकारात्मक रूप से लेते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे जो लग रहा है। बाकी ऑनलाइन शिक्षण जो है ये एक विकल्प मैं समझता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसको हम पूर्ण रूप से हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ का जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें हम इसको ही अपनाएं और क्लासरूम टीचिंग को एक तरह से दरकिनार कर दें। जी सर, इस चर्चा के अंत में आपसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ठीक है, जब कॉलेज आते थे तो क्लासेस आधा दिन वही निकल जाता था, लेकिन अभी घर में, तो आप एक शिक्षक होने के नाते और एक तरीके से गाइड करने वाले शिक्षक के नाते विद्यार्थियों को, खास तौर से जो अभी अध्ययनरत हैं, उनके लिए कोई एक इस समय को सदुपयोग कैसे किया जाए, क्या क्या वो कर सकते हैं, उसके लिए आप एक सलाह दें। देखिए, मैंने बताया ना कि जब संकट का समय आता है ना, कोई ऐसा अवसर आता है, अनपेक्षित अवसर जब आता है, तो हमें उस स्थिति में हमें कैसे रहना है ये भी हम शायद सीखना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि हम पूरी तरीके से घरबंदी में है, लॉकडाउन है, हमारे पास शायद समय बहुत ज्यादा है अब पहले के मुकाबले। तो हम इस समय का सदुपयोग कैसे करें, ये आपने प्रश्न किया है। निश्चित रूप से हम विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी जो अपनी क्लासेस कर ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे, इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो वो इस समय कर सकते हैं। जैसे अपने विषय से अतिरिक्त बहुत सारे विषय हो सकते हैं, उनको पढ़ने का मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा समय है। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, अपने जो अंदर की जो स्किल है, जो दबी हुई है, उसको निकालने का अवसर है। जिनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये प्रतिभा है, घर पर रहते हुए निकालने हाँ, का भी अवसर। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता है, उसको बढ़ाने का बड़ा अच्छा समय है। मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर एक हनुमान बैठा हुआ है, लेकिन वो हनुमान सोया हुआ होता है। हमें उस हनुमान को जगाने की जरूरत है, और जिस दिन हमने उस हनुमान को जगा लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा एक मुझे लग रहा है कि इस लॉकडाउन से एक जो सबसे बड़ा जो सकारात्मक जो देखने को मिल रहा है कि हम अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने घर के छोटे बड़े उन सब के साथ इतना लंबे समय तक हमें रहने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो हम शायद घर में नहीं टिकते हैं। हम एक साथ उनके साथ लंच कर रहे हैं, एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एक साथ हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हमें सकारात्मक बदलाव भी हमारे साथ ये हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ नकारात्मक ही हुआ है, ये सकारात्मक चीजें भी हुई हैं, जिस कारण से मैं मानता हूं कि इसमें इस अवसर का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कविताएं लिखिए, आप मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो कविताएं लिखिए, कहानी लिखिए, अपने संस्मरण लिखिए, अच्छी कहानियां पढ़िए। इससे आपकी रचनात्मकता का हो सकता है उन्नयन हो, उसका विकास हो। तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं ऐसे समय में। जी जी, तो दर्शन पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आपने अपना जो इस लॉकडाउन में, आ चुके आप शिक्षक हैं, निश्चित तौर पर आपके पास समय की कमी है, लेकिन उसके बावजूद आपने समय निकाला। और कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में होंगे, और मैंने इसलिए ये प्रयास किया कि एक शिक्षक से ही बात की जाए और इन प्रश्नों का जवाब लिया जाए। तो तर्कज्ञान के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से एक अनुरोध ये कि अपने अन्य दोस्तों के साथ, खास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो अभी लॉकडाउन की वजह से कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें और इन विचारों का जरूर लाभ उठाएं। और आपसे एक अनुरोध और कि यदि आप कोई टिप्पणी, किसी भी प्रकार का विचार प्रकट करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दर्शन पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देखते रहे तर्कज्ञान एक अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।